स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमें डिस्कस करने वाले हैं PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर BST का। बहुत से बच्चों की इंक्वायरी थी, डिमांड थी कि मैम PYQs चाहिए। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगी बिजनेस स्टडी के। एंड BST के साथ साथ आपके जो अदर दो डोमेन सब्जेक्ट है लाइक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, उसके भी PYQs आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एंड अगर आपको ये PYQs PDF फॉर्म में चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। उसके लिए आप विजिट करिए हमारा वेबसाइट एंड या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन BST का बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कह रहा था एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, वो हैप्पी हैं, खुश भी हैं, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट भी हैं। देयर इज प्रॉपर ऑर्डरलीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नो क्योस एट ऑल, यानी कि किस लिए खुश है, क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके मैनेजमेंट में प्रॉपर ऑर्डर में, सीक्वेंस में काम हो रहा है एंड कोई क्योस नहीं है, कोई भी अव्यवस्थित तरीके से काम वहाँ पे नहीं हो रहा है। यानी बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से काम वहाँ पे हो रहा है। दिस स्टेटमेंट सिग्निफाई विच फीचर ऑफ द मैनेजमेंट, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट में फीचर ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है। एंड आप लोग फीचर पढ़ चुके हैं, बहुत ही सिंपल है, गिने चुने 4-5 फीचर हैं। अब उनमें से बताना है आपको कि इस स्टेटमेंट में, जो स्टेटमेंट कह रहे हैं ना कि हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं, हैप्पी हैं, क्यों, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में काम कर रहा है और कोई क्योस नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट कह रहा है ग्रुप एक्टिविटी। तो क्या आपको लगता है यहाँ पे कोई ग्रुप की बात कर रहा है, कोई ग्रुप एक्टिविटी, कोई ग्रुप एफर्ट हो रहा है? नहीं, तो जाहिर सी बात है कि पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड कह रहा है डायनामिक फंक्शन, यहाँ पे डायनामिक की भी बात नहीं कर रहा है कि बहुत डायनामिक है, चेंजेस है, वो भी नहीं है। थर्ड कह रहा है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब है वो फोर्स जो हमें दिख नहीं सकता। और जाहिर सी बात है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और वहाँ के काम से, वहाँ के तौर तरीके से, वहाँ के कह सकते हैं इन्वायरमेंट से आप बहुत ही सेटिस्फाई हो, हैप्पी हो, तो वो इंटेंजिबल है, वो आपको दिख नहीं रहा है। एंड फोर्थ कह रहा है कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी लगातार चलते रहता है। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई हैं, हैप्पी हैं, क्यों, क्योंकि एक सीक्वेंस में काम हो रहा है, एक ऑर्डर में काम हो रहा है एंड वहाँ पे कोई क्योस नहीं है। तो ये चीज़ उनको दिख तो नहीं रहा है, वो इंटेंजिबल फोर्स है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज C, दैट मीन्स कि इंटेंजिबल फोर्स। तो बहुत ही सिंपल था। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि कमलजीत इज वर्किंग इन इन्फोसिस लिमिटेड। कमलजीत है जो काम कर रहा है कहाँ पे? इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फोसिस कंपनी में काम कर रहा है। हिज मेन फंक्शन इज टू, इसका जो मेन काम है, सबसे फंक्शन मतलब कार्य, इसका जो मेन कार्य है वो है एनालिसिस द बिजनेस एनवायरनमेंट। आपने पढ़ा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट, तो यहाँ उसी से रिलेटेड बात कर रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे इन्फोसिस में ये एनालिसिस करता है, यानी कि देखता है बिजनेस एनवायरनमेंट को कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, उसका एनालिसिस करना एंड इट इम्प्लीकेशंस फॉर हिज कंपनी, और अपनी कंपनी के लिए कि क्या क्या इम्प्लीमेशन हो सकता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। यानी कि ओवरऑल उसका काम क्या है कि ये देख रहा है अच्छे से, अपनी कंपनी में एनालिसिस कर रहा है, प्लस अपने कंपनी में उसका इम्प्लीमेशन करा रहा है। नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड विच इज वर्किंग। तो आपको बताना है कि वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, यानी इसका काम क्या है? एनालिसिस करना, जो चीज़ें वहाँ पे हो रही है उसको देखना ऊपर से एंड उसको इम्प्लीमेंट करना। क्लियर है? अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट में किस लेवल पे काम कर रहा है, आते हैं इसके ऑप्शन पे। सबसे पहले ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन से ही आपको आधा आंसर समझ में आ जाता है। फर्स्ट कह रहा है सुपरवाइजरी लेवल, तो ऐसा तो कोई लेवल ही नहीं होता, हमने 3 लेवल पढ़ा था, क्या क्या? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम यानी लोअर लेवल। तो पहला तो होगा ही नहीं। सेकंड कह रहा है लोअर लेवल, तो लोअर लेवल का तो ये काम ही नहीं होता, लोअर लेवल को जो काम दे दिया वो काम करता है। मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल, टॉप लेवल का काम होता है सिर्फ डायरेक्शन देना, एक बार बता देना, इंप्लीमेंट कर, दिखा देना कि हाँ ये रूल रेगुलेशन है एंड ये डिसीजन है, बस वो दे देते हैं। मिडिल लेवल का काम होता है कि उसको इंप्लीमेंट कराना, उस पर एनालिसिस करना। तो ये सब काम किसका है? मिडिल लेवल का। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा C, दैट मीन्स मिडिल लेवल। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए इतना देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कहता है कोविन ऐप हैज हेल्प्ड पीपल इन रजिस्टरिंग फॉर द कोविड-19 वैक्सीन्स। कह रहा है कि कोविन ऐप सभी यूज किए हैं अभी 2 साल पहले जब कोविड आया था।
तो कोविन ऐप कैसा है, जो पीपल को हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है रजिस्टर्ड करने के लिए कोविड-19 की वैक्सीन के लिए, यानी ऑनलाइन बैठ के वैक्सीनेशन का क्या करें, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही कर ले रहे हैं। एंड दिस रिलीव्ड देम फ्रॉम द हैसल ऑफ स्टैंडिंग, यानी और ये हमको पीपल को क्या कर रहा है, रिलीफ दे रहा है, आराम दे रहा है, किसमें, जो पीपल एक स्टैंडिंग में पोजीशन में खड़े रह रहे हैं, एक लाइन बना के, हैसल मतलब इन चीज़ों से आराम हो गया है कि हम ऑनलाइन बैठे क्या करें, रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं। हैसल ऑफ स्टैंडिंग इंक्रीज फॉर वैक्सीन्स इन द हॉस्पिटल्स, यानी जो पब्लिक हॉस्पिटल में खड़े हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, वो खड़े रह रहे हैं, उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एक हैसल में खड़े हो रहे हैं, परेशानी में खड़े हो रहे हैं, तो उससे हेल्पफुल हो जा रहा है क्या चीज़ से, जो कोविन ऐप हम यूज़ कर रहे हैं, कोविन ऐप के हेल्प से हम ऑनलाइन बैठ के रजिस्ट्रेशन घर बैठे ही कर ले रहे हैं। तो समझ में आया क्वेश्चन। अब कह रहा है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट का ही है ये, बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा था, बिजनेस एनवायरनमेंट में ही हमने डायमेंशंस पढ़ा था, सबको याद होगा। डायमेंशंस में बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है ये, डायमेंशंस भी कई टाइप के होते हैं, तो डायमेंशंस में कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम बैठे बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इन स्टैंडिंग ऑफ पीपल के हैसल से छुटकारा मिल रहा है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन कहता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट समझ में आया। बी कह रहा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सी कह रहा है सोशल एनवायरनमेंट एंड डी कह रहा है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। अब आपको समझ में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि सही आंसर क्या है, क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेक्निक की बात कर रहा है कि हम ऑनलाइन माध्यम से क्या कर ले रहे हैं, ऑनलाइन ही माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं और हमको वहाँ पे खड़े होकर लाइन लगवाने की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। तो राइट आंसर इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। डिमांड फॉर साड़ी इज हाई इन इंडिया, यानी इंडिया में बात की जा रही है कि साड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बढ़ती जा रही है। वेदर एज इट इज़ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग इन फ्रांस, और इसकी अपेक्षा देखा जा रहा है कि फ्रांस में इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, यानी साड़ी की वहाँ डिमांड ही नहीं है अब्रॉड में। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइट इन द गिवन स्टेटमेंट, यानी इस स्टेटमेंट में कौन सा हाईलाइट कर रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो अब इसमें क्या लग रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है ना कि इंडिया में साड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे कंपेयर में, उससे रिलेटिव में हमारा जो डिमांड है कहाँ पे, फ्रांस में साड़ी का, वो नेग्लेजिबल है, मतलब निगलेक्ट एक तो है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टिंग है। तो कौन सा स्टेट में, मतलब कौन सा आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स समझ में आ रहा है। सबसे फर्स्ट कह रहा है रिलेटिवली, दूसरा कह रहा है कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड कह रहा है अनसर्टेनिटी एंड डी कह रहा है इंटर रिलेटेडनेस। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि साड़ी की डिमांड यहाँ की बात करिए फिर फ्रांस की बात करिए, यानी इससे कोरिलेट कर रहा है फ्रांस को कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है इंडिया में और फ्रांस में साड़ी की डिमांड है ही नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपको दिख रहा होगा ए, दैट इज रिलेटिवली। यहाँ पे रिलेटिवली की बात कर रहा है, रिलेट कर रहा है डिमांड ऑफ साड़ी इन इंडिया टू फ्रांस। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज फ्यूचरिस्टिक, आइडेंटिफाई द फंक्शन। पढ़ा होगा आपने, बोला जाता है ना कि कौन सा मैनेजमेंट में 5 फंक्शन पढ़ा है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उसमें से कह रहा है कौन सा ऐसा फंक्शन है जो फ्यूचरिस्टिक देखता है, यानी फ्यूचर को देख के अभी हम करते हैं। बहुत ही सिंपल है, तुरंत आंसर आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, दैट इज प्लानिंग। तो ऑप्शन देखिए, सबसे फर्स्ट कह रहा है स्टाफिंग, जो होगा ही नहीं। सेकंड कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं आता, ऑर्गेनाइजिंग की बात ही नहीं कर रहा है। थर्ड कह रहा है प्लानिंग एंड फोर्थ कह रहा है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका थर्ड, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग में ही हम क्या करते हैं कि फ्यूचर को देख के करते हैं, यानी फ्यूचर देखते हैं तब प्लानिंग करते हैं। तो ये तो पूछ रहा है कि इन विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फ्यूचरिस्टिक, मतलब कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो फ्यूचरिस्टिक, तो वो आपका क्या है, प्लानिंग है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th। इसको देख लें, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, जहां कह रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते, कह रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक जो सिचुएशन हमारे कंट्री में आया, उसके तहत एक जो श्याम एक ओनर था, वो क्या देखता है कि वो अपना कैश बजट को मॉडिफाई करता है। कैश बजट वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाया होगा, तो जब कैश बजट को मॉडिफाई करता है उस पैंडेमिक सिचुएशन में, एज इट वॉज बेस्ड ऑन सेल्स टारगेट, और वो कैश बजट क्या सोच के बनाता है, अपना सेल टारगेट को सोच के बनाता है कि हाँ भाई मेरा सेल्स टारगेट ये रहने वाला है, सेल्स इतना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम कैश बजट बताते हैं।
तो वैसे ही वो भी बनाया होगा। सेटअप बिफोर पेंडेमिक, लेकिन पेंडेमिक के पहले ही वो सेट कर लिया था। अब भाई किसको पता है कि पेंडेमिक आने वाला है, ऐसा कोविड-19 का सिचुएशन आएगा, कोविड आएगा, तो उससे पहले ही एक जो श्याम था वो अपना सेल्स टारगेट को देखते हुए कैश बजट बना लिया। ठीक, अब देखते हैं क्या हुआ। He was shocked, फिर उसको शॉक्ड लगा जब वो फाइंड किया, जब वो देखा that the business was facing a scarcity, कि बिजनेस को स्कैसिटी हो गई है, कमी हो गई है 20 लाख ऑफ लिक्विड एसेट्स, यानी 20 लाख रुपए की उसको स्कैसिटी हो गई, कमी हो गई। व्हेन जब वो रिवाइज किया कैश बजट को, समझ में आया। समझ में क्या आया, हमें ये दिख रहा है कि एक श्याम नाम का व्यक्ति है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपना कैश बजट प्रिपेयर कर लेता है अपने सेल टारगेट को देखते हुए, बट कभी करता है पैंडेमिक सिचुएशन के पहले, कोविड के पहले। कोविड की वजह से फिर वो अचानक से शॉक्ड होता है जब वो रिवाइज करता है कैश बजट को, देखता है कि 20 लाख के उसकी जो लिक्विड एसेट्स हैं उनकी स्कैसिटी हो गई है। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है आपसे, विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज रेफर्ड टू हियर। हमने प्लानिंग पढ़ा है ना, जो फर्स्ट हमारा फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो कह रहा है कि कौन सा लिमिटेशन इसमें हुआ है। जब वो उसने प्लानिंग किया था तो किस चीज़ की प्लानिंग में कमी हुई थी। लिमिटेशन हमने पढ़ा है ना, प्लानिंग में लिमिटेशन भी होता है। लिमिटेशन मतलब एक निगेटिविटी, उसमें उसका एक बैक थ्रो, मतलब उसका एक क्या निगेटिव इम्पैक्ट था हमारे प्लानिंग में, क्या लिमिटेशंस थे हमारे प्लानिंग में, तो उसी को इसमें पहचानना है, क्या ड्रॉबैक्स रहे। सर ऑप्शन देखते हैं। सबसे फर्स्ट कह रहे हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, कि प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो इससे तो कोरिलेट कर ही नहीं रहे। बी ऑप्शन है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, की प्लानिंग क्रिएटिविटी को कम कर देता है, तो यहाँ क्रिएटिविटी से भी रिलेटेड है, तो आंसर ये भी गलत है। सी कहता है प्लानिंग रीड्स टू रिग्निडिटी। रिग्निडिटी का मतलब होता है कि स्थित हो जाना, एक बार जो प्लान कर लिया वो प्लान हो गया, वो चेंज नहीं कर सकते, रिजेक्ट हो गया, तो उससे भी मतलब यहाँ पे नहीं है, रिजेक्ट से भी कोई मतलब नहीं है। लास्ट वन कह रहा है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब वो एनवायरनमेंट जो कभी भी चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे प्लानिंग काम नहीं करेगा। और सेम सिचुएशन हुआ है श्याम के साथ। क्या हुआ है कि जब कोविड आ गया, कोविड के पहले उसने बजट प्रिपेयर किया था, जब कोविड आ गया तो उसने रिवाइज किया तो स्कैर्सिटी आ गई, तो अचानक से सिचुएशन चेंज हो गया। तो अब जो प्लानिंग एक बार उसने सेल्स टारगेट को देखते हुए कैश बजट का बना लिया, वो तुरंत तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे इसी प्लानिंग का लिमिटेशन की वजह से उसको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। क्या है, नॉट वर्क इन डायनेमिक सिचुएशन, यानी कि डायनेमिक सिचुएशन ऑन एनवायरनमेंट, यानी डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं करता है। तो यही लिमिटेशन था हमारे प्लानिंग का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन कहता है प्लानिंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट बट इट स्कोप डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल एट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्लानिंग। ये भी प्लानिंग से रिलेटेड है। कह रहा है कि प्लानिंग एक्सक्लूसिव फंक्शन नहीं है, कब, टॉप मैनेजमेंट के लिए। जो टॉप मैनेजमेंट है उसके लिए प्लानिंग एक्सक्लूसिव फंक्शन नहीं रहता है, एक्सक्लूसिव कार्य नहीं है, लेकिन जो इसका स्कोप है वो हमेशा चेंज होते रहता है, किसके लेवल के अकॉर्डिंग एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग, यानी उस डिफरेंट लेवल के डिफरेंट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो प्लानिंग का क्या स्कोप है वो बदलता रहता है, डिफर करता है, चेंज होता है। ठीक, अब कह रहा है कि इस सिचुएशन से क्या पता चल रहा है कि प्लानिंग कैसा है, यानी प्लानिंग के फीचर को पहचानना है कि कौन सा प्लानिंग का फीचर है जहां पे प्लानिंग एक्सक्लूसिव फंक्शन तो नहीं है टॉप मैनेजमेंट का, लेकिन इसके स्कोप चेंजेस की वजह से इसके भी स्कोप कई है, ये बार बार डिफर होता है, चेंज होता है। यानी प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इन कंटिन्यूअस, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। तो जहां चेंजिंग की बात कर देंगे तो आपका परवेसिव भी होता है। परवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापी, यूनिवर्सल, की प्लानिंग हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, हर जगह हम प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ बात करें ये टॉप मैनेजमेंट की, जो एक्सक्लूसिव फंक्शन तो नहीं है टॉप मैनेजमेंट का प्लानिंग, लेकिन वहाँ भी जब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है तो हमें प्लानिंग करना पड़ता है। तो प्लानिंग का कौन सा फीचर है कि प्लानिंग इज परवेसिव, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मतलब ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह व्याप्त है, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कोप्स में कई ठे स्कोप है, डिफर स्कोप है, वहां पे हम प्लानिंग को लगा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डिविजनल स्ट्रक्चर इज नॉट एप्रोप्रिएट,
यानी यहाँ पे आपको डिविजनल स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, कि कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट नहीं है। तो आपके सामने कई ठे ऑप्शन दिए हैं, उसको पढ़ना है और ये समझना है कि कहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट तरीके से नहीं है। सबसे फर्स्ट कह रहा है व्हेन लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी वहाँ पे जब बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है। सेकेंड कह रहा है व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स एंड नीड टू ऐड मोर एम्प्लॉयज क्रिएट मोर डिपार्टमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में जहाँ पे नीड होता है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करे, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट बनाया जा सके, यानी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रखें जिससे ज़्यादा डिपार्टमेंट हम बना सकें। सी कह रहा है व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफर्ड ओनली वन प्रोडक्ट, वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट को ऑफर किया जा रहा है। एंड डी कह रहा है व्हेन ऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट करता है, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए वो रखे। या फिर लास्ट वन कह रहा है व्हेन न्यू लेवल आर क्रिएटेड इन द मैनेज्ड हाइक्री, यानी कि नए लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जहाँ जो क्रिएट करता है मैनेजमेंट हाइक्री नीडेड थ्योरी, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शंस है, इसमें से ये पहचानना है कि कौन सा सिचुएशन रहता है जहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट तरीके से नहीं है। ऑप्शन देखते हैं सी एंड डी ओनली। सी देखते हैं क्या है, सी कह रहा है व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफर्ड ओनली वन प्रोडक्ट, एंड डी है when operation in the organization required high degree of specialization। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों ही सिचुएशन हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर को फुलफिल करते हैं। ये नॉट की बात करें कि कहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर करना सही नहीं होता है, तो यहाँ करना तो सही है ना। जब ऑर्गेनाइजेशन क्या था हमारा सी, हाँ, यानी ऑर्गेनाइजेशन केवल एक ही प्रोडक्ट करता है तो वहाँ पे हम डिविजनल स्ट्रक्चर तो करते हैं, काम को बांटते ही हैं, तो ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ए एंड बी ओनली। ए है आपका व्हेन लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्स एंड डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और डिफरेंट प्रोडक्ट रिसोर्सेज में बांटना होता है तो वहाँ भी हम ये काम करते हैं। तो ऐसे ही लग रहा है कि हमारा एंड बी क्या है, ए तो सही है कि व्हेन लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर, यानी जब बहुत ही लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जहाँ पे बहुत अलग अलग प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का यूज़ करना होता है, तो ए तो ठीक है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा हमारा क्या डिविजनल स्ट्रक्चर। लेकिन बी क्या कहता है व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोज एंड नीड टू ऐड मोर एम्प्लॉयज क्रिएट मोर डिपार्टमेंट, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। यहाँ पे तो इसका सिचुएशन डिविजनल स्ट्रक्चर होगा जब ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट बनाना होगा, तो वहाँ तो डिविजनल स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो दैट्स वाई ये आपका बी ऑप्शन भी गलत होता है। सी ऑप्शन कहता है ए एंड सी ओनली। तो ए तो हमने पहले ही पहचाना था ना कि हाँ ए तो है कि लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना था, डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ये तो ठीक था। एंड सी क्या कह रहा है व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफरिंग ओनली वन प्रोडक्ट, जब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ वन प्रोडक्ट के बारे में कहता है तो यहाँ पे हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट नहीं होगा। जब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है तो वहाँ पे क्या हम डिविजनल स्ट्रक्चर करेंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऐसे ही दिख रहा है कि ए एंड सी ओनली। ए भी हमने देखा था एंड सी भी दिख रहा है, तो बाकी सब तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 8 का, दैट इज सी ऑप्शन, यानी कि ए एंड सी ओनली। तो ये आप पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। जैसे समझते जाएंगे, अगर डिविजनल स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 9th नंबर है वो क्या कहता है, अरेंज द स्टेप्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोग पढ़े कि किस प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है चीज़ों को, तो बस उसी को सीक्वेंस में करना है। सबसे फर्स्ट कह रहा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेकंड कह रहा है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप, थर्ड कह रहा है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, एंड फोर्थ कह रहा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो जिनको याद होगा तो फटाफट से कर लेंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। फर्स्ट ऑप्शन है BDAC, बी एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप रिपोर्ट। अब पहले ही बताओ, पहले जब रिपोर्ट बना दोगे तो ऐसे ही गलत है, पहले रिपोर्ट तुम बना ही नहीं सकते। सबसे पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करना है, डिवीजन ऑफ वर्क करना। तो सबसे पहले पहचानो, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है जिसमें सबसे फर्स्ट है
सॉरी ऑप्शन डी आपको दिख रहा है जिसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है सी। तो ऐसे ही पहचान लो, जब आपको स्टेप्स इसके याद होंगे तो आप बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। यानी सबसे फर्स्ट होगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले काम को पहचानना, काम को बांटना। फिर होगा आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसको डिपार्टमेंट में चेंज करना। फिर होगा आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी ड्यूटीज असाइन करना। एंड लास्ट में होगा आपका एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। तो इससे आपका ऑप्शन दिख रहा होगा डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, जो आपका CADB। ओके, इसको नोट कर लें। देन चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। यहाँ पूछ रहा है कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग से रिलेटेड कौन सा इसमें से ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है। फर्स्ट वन कह रहा है इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग द ट्रेनिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। सेकेंड कह रहा है टू स्टिमुलेट द वर्क एनवायरमेंट बाय प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू इमिट सम ऑफ द रियलिटीज ऑफ जॉब्स। थर्ड कह रहा है ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर। फोर्थ कह रहा है एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट आर क्रिएटेड इन अ क्लासरूम एंड एम्प्लॉयज यूज द सेम मटेरियल एंड इक्विपमेंट। एंड लास्ट वन कह रहा है इट इज द जॉइंट प्रोग्राम इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस फर्म कोऑपरेटेड। तो ये आपके सामने 5 स्टेटमेंट रखे गए हैं। इनमें से ये पढ़ के आपको समझना और बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो एक वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के लिए सही हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होता क्या है। आपको ऑलरेडी पता होगा, पढ़ा होगा आपने रिक्रूटमेंट वाले चैप्टर में कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। इनको हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी बोलते हैं। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए क्या क्या होता है, अगर डेफिनेशन पता है तो आप ये समझ ही जाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि इन्वॉल्व करता है जहाँ पे ट्रेनिंग की शिफ्टिंग कर दी जाती है एक डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट में, एक जॉब से दूसरे जॉब में। तो ये हमारा सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सॉरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उसी प्लेस पे हो रहा है। तो एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे तो हमें जाना ही नहीं है। तो फर्स्ट तो आपका ऐसे गड़बड़ हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्या कह रहा है कि शिफ्टिंग करना है, तो शिफ्टिंग तो होता ही नहीं है। सेकंड कह रहा है इज टू स्टिमुलेट द वर्क एनवायरमेंट बाय प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बात कर रहा है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में कंप्यूटर का यूज हम करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। जो वर्क एनवायरमेंट प्रोग्राम होता है वो हम कंप्यूटर के हेल्प से करते हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड है तो हम करते हैं। सी कह रहा है ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्रॉम। ऐसा होता है जो एक्चुअल वर्क है वहाँ से कहीं और भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। फिर कह रहा है एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट आर क्रिएटेड इन अ क्लासरूम एंड एम्प्लॉयज यूज टू सेम मटेरियल। ऐसा वर्चुअल में नहीं होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हमारा जो वर्क है वो क्रिएट एक क्लासरूम में होता है, एम्प्लॉयज सेम गैजेट का सब यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका सही है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ए एंड बी ओनली, ऐसा तो है नहीं। सेकंड कह रहा है बी एंड सी एंड दिस इज द राइट आंसर। हमें दिख गया ना ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन बी ये था कि एनवायरमेंट प्रोग्राम कंप्यूटर से होता है, ठीक है। एंड सी क्या है कि ट्रेनिंग कहीं ना कहीं एक्चुअल वर्क से थोड़े से दूरी पे होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स बी एंड सी। चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि नेम द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट विच इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब्स। कह रहा है कि कौन सा टाइप है, कौन सा सोर्स है रिक्रूटमेंट का जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करते हैं, किस पे, या तो उसका यूज़ करते हैं ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ और लर्निंग डिफरेंट जॉब, या तो उनको ट्रेन करने के लिए या फिर उनको दूसरे जॉब्स के बारे में सिखाने के लिए। तो इसमें से कौन सा सोर्स अपनाते हैं। फर्स्ट कह रहा है प्रमोशन, सेकंड कह रहा है कैजुअल कॉलर, थर्ड कह रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, फोर्थ कह रहा है ट्रांसफ़र। तो देखिए जो पढ़े होंगे उनको तुरंत आंसर मिल गया होगा, दैट्स द करेक्ट आंसर इज ट्रांसफ़र। जहाँ हम ट्रांसफ़र के द्वारा ट्रांसफ़र करके हम अपने एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट को लर्निंग सिखाते हैं एक जॉब से दूसरे जॉब का, तो वहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया डी, दैट इज ट्रांसफ़र। चलते हैं आप 12th क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है मनु was selected by AB Limited team leader, identify the sequence which the human resource department will take to complete the staffing process। यानी मनु है जो AB लिमिटेड कंपनी में एज अ टीम लीडर है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है आपको एक सीक्वेंस के तौर पे कि उसको HRD ने यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में किस स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू उसका सिलेक्शन हुआ था। तो क्वेश्चन तो ये कहता है, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट वन है परफॉर्मेंस अप्रेजल, देन है
प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, एंड लास्ट वन है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। तो जिसको स्टाफिंग का प्रोसेस याद होगा उसके लिए तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम होता है प्लेसमेंट कहना, ओरिएंटेशन देना। तो प्लेसमेंट किस ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन सी पे है। तो सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी दिख रहा होगा जिसमें सबसे फर्स्ट दिया है सी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सबसे फर्स्ट है सी। दैट मीन्स कि सबसे पहला क्या होगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, देन हम करेंगे उसका क्या, ट्रेनिंग देंगे। तो ऑप्शन ए, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो ऑप्शन ए है आपका। फिर हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, ऑप्शन बी। एंड उसके बाद हम करेंगे उसका प्रमोशन और करियर प्लानिंग। तो आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे फर्स्ट सीक्वेंस आपका होगा प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, देन होगा ट्रेनिंग, देन होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड देन होगा प्रमोशन। तो ये सीक्वेंसिंग किस में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी, दैट इज CABD करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या है। ये आपका केस स्टडी टाइप का है, ठीक है। तनु इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तनु है जो वर्क कर रही है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन IT फॉर्म, किसी IT फॉर्म में। रिसीविंग सी इंट्रोड्यूस हर फ्रेंड, उसी टाइम उसने अपने फ्रेंड से मिली, इंट्रोड्यूस हुई, जिसका नाम मनु था। वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो इज प्रोजेक्ट मैनेजर हु इज वर्किंग फॉर अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ टीम लीडर इन दिस कंपनी। उसी कंपनी में वो एज अ टीम लीडर वहाँ पे काम कर रहा है जिससे तनु मिलती है, उसका फ्रेंड। आफ्टर क्लीनिंग थ्रू द वेरियस लेवल ऑफ सेलेक्टिंग process in the company, Manu is finally selected for the post. बहुत से सेलेक्टिंग टेस्ट देने के बाद, कई प्रोसेस से गुजरने के बाद मनु ने इस सिलेक्शन को पार किया था और उस पोस्ट पे उसको रिक्रूट किया गया था। तो आपको करना क्या है इसमें, आइडेंटिफाई द मेथड एंड रिक्रूटमेंट, यानी आपको मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट को पहचानना है। इतना तो पढ़ के समझ में आ गया ना कि हाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ है, मनु सेलेक्ट हुई है, कई प्रोसेस से होकर सेलेक्ट हुई है। तो यहाँ पे आपको वही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेथड है रिक्रूटमेंट का यूज्ड बाय कंपनी, जो कंपनी यूज़ कर रहा है मनु को अपने अंदर हायर करने के लिए। क्लियर है। तो सबसे फर्स्ट है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सेकंड है आपका रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, थर्ड है आपका मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड लास्ट वन है आपका कैजुअल कॉलर। तो इतना पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि तनु है, उसकी एक फ्रेंड हो गई मनु जो उसी कंपनी में काम कर रही है एज अ टीम लीडर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो कहीं ना कहीं उसकी फ्रेंड है और उसका हायरिंग हुआ है। तो ये हायरिंग कैसे हुआ होगा, ज़रूर किसी के रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ से हुआ होगा। यहाँ उसका फ्रेंड है तनु एंड मनु, तो या उसको रिकमेंड की होगी, तनु ने रिकमेंड किया होगा कि हाँ ही इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड है, पहले हम काम कर चुके हैं, तो उसके रिकमेंड ऑफ एम्प्लॉयज़ की वजह से हमने उसका रिक्रूटमेंट किया है। तो यहाँ पे उसी मेथड को पहचाना है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज क्या है आपका रिकमेंडेशन, इन रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ के रिकमेंडेशन के थ्रू हमने क्या किया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया है। ठीक है। तो ऐसा ही केस स्टडी है, बहुत ही सिंपल है, आप कर ले जाओगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वन पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि मनु इज सेलेक्टेड, देखिए इसी से वो भी रिलेटेड है। मनु इज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ टीम लीडर इन ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड में मनु को सेलेक्ट किया गया एज अ टीम लीडर। आफ्टर हिज सेलेक्ट होने के बाद ही वेंट थ्रू अ प्रोसेस बाई विच हिज एटीट्यूड स्किल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब इज इंक्रीज्ड। ABC लिमिटेड में काम करने के सेलेक्टिंग प्रोसेस के बाद उसने देखा कि जिस प्रोसेस से उसका एटीट्यूड और स्किल जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक, स्पेसिफिक जॉब के लिए इंक्रीज हो गया। आइडेंटिफाई द इम्प्रूवमेंट प्रोसेस मेंशन इन द अबव लाइन। अब इसमें आपको इम्प्रूवमेंट प्रोसेस पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। यानी पढ़ के तो समझ में आ गया कि मनु जो है ABC लिमिटेड में काम कर रही है, काम करते करते उसका इंक्रीज हुआ है, एटीट्यूड इंक्रीज हुआ, स्किल इंक्रीज हुआ। तो कैसे उसका एटीट्यूड इंक्रीज हुआ, स्किल, तो आपको पहचानना है कि कौन सा हमने इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया है यहाँ पे। चलिए देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट है डेवलपमेंट, बी है रिक्रूटमेंट, थर्ड है ट्रेनिंग एंड फोर्थ है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी को ट्रेंड करते हैं, बार बार एक ही चीज़ सिखाते हैं, तो उसकी लर्निंग पावर इंक्रीज होती है, ऑटोमेटिक उस काम करने में उसकी स्किल इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे इंक्रीज की बात की है, दैट मीन्स कि हमने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर ट्रेनिंग, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रेनिंग। बहुत ही सिंपल था। चलिए इतना देख लिए, अब चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कंट्रोलिंग हेल्प्स टू रिव्यू एंड रिवाइज द टारगेट सेट
इन द लाइट ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कंट्रोलिंग क्या करता है, हेल्प करता है आपको रिव्यू देने में, रिवाइज करने में। क्या चीज़, जो आपका टारगेट है, जिस टारगेट को सेट किया गया है आपके इन्वायरमेंटल में चेंजेस की वजह से, जो भी टारगेट भी सेट हुआ है उसमें कोई चेंजेस आ रहा है उसको देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन में, तो विच इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज हाईलाइटेड इन द एबव। तो इसमें जैसे कि मान लो कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है तो कंट्रोलिंग के हेल्प से उस टारगेट को अचीव हम कर रहे हैं, यानी कंट्रोलिंग के थ्रू ही हम वो चेंजेस की वजह से भी हम उसको टारगेट को अचीव कर ले रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस इसमें लग रहा है, यानी कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस आपने पढ़ा होगा, फीचर पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंस पढ़ा होगा, तो इसमें से वही इंपॉर्टेंस बताना है कि आपको पढ़ के क्या लग रहा है कि कौन सा इंपॉर्टेंस फॉलो हो रहा है कंट्रोलिंग का। चलिए देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट कह रहा है मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ तो रिसोर्स की बात ही नहीं कर रहा है, इफिशिएंट यूज तो रिसोर्सेज की तो बात ही नहीं, तो फर्स्ट तो ऐसे ही नहीं होगा। सेकंड कह रहा है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, यानी ये क्या बोल रहा है कि हमको एक्यूरेसी को चेक कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को चेक कर रहा है। फिर थर्ड है आपका अकम्प्लाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को देख रहा है, या फैसिलिटेट इन कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, या फिर फैसिलिटेट कर रहा है कोऑर्डिनेट करके काम को करने के लिए। तो पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी चेंजेस आ रहा है, इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है, उसको भी कंट्रोलिंग के हेल्प से हम रिव्यू कर ले रहे हैं, रिवाइज कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं कि कोई गलती तो नहीं हो रहा है टारगेट को अचीव करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग यहाँ पे हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि ये जज कर ले रहा है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। तो पढ़ के तो आपको यही लगता होगा कि यहाँ पे एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, तो योर राइट आंसर इज, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज जजिंग एक्यूरेसी। ये आपके एक्यूरेसी को बताता है, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड को जज कर रहा है, और वही आपका इंपॉर्टेंट है किसका, कंट्रोलिंग का। तो ये फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये कह रहा है कि करेक्टिव एक्शन इनिशिएटेड बाय कंट्रोल फंक्शन एम्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी कंट्रोलिंग एक्शन करके हम क्या करते हैं, कंट्रोल फंक्शन कर लेते हैं, क्या एम करने के लिए, फ्यूचर परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए हम कंट्रोल फंक्शन से हेल्प कर लेते हैं। तो विच फीचर ऑफ कंट्रोलिंग इज हाईलाइटेड, तो इसमें कौन सा फीचर आपको दिख रहा है कंट्रोलिंग का, यानी कंट्रोलिंग का फीचर क्या होता है आपने पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट कह रहा है कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव फंक्शन, सेकंड है कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन, थर्ड है कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, एंड लास्ट वन है कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो यहाँ पढ़ के आपको यही लग रहा होगा फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो फ्यूचर परफॉर्मेंस कब करेंगे, जब हम फॉरवर्ड लुकिंग देखेंगे। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, फॉरवर्ड लुकिंग एक्शन है। ऐसे ही आपको आंसर मिल गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज करेक्ट आंसर इज फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत टफ नहीं है। आपने कंट्रोलिंग पढ़ा है और कंट्रोलिंग यहाँ पढ़ के ही दो लाइन लग रहा है कि किसकी बात करें, एम टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। फ्यूचर परफॉर्मेंस यानी कि फॉरवर्ड ही तो लुकिंग कर रहे हैं, तो हम हर चीज़ को फॉरवर्ड लुकिंग पे अभी काम करते हैं ताकि फॉरवर्ड में मतलब बाद में ठीक चले, बाद में हम टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो कंट्रोलिंग का फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ओके, चलिए चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। मिस्टर रवि इज द Mr. Ravi is the marketing manager in Seeded Limited. He regularly prepare performance report of his subordinate as a participate the appraisal and identify the step of controlling process performed by her. देखिए कंट्रोलिंग का भी यही है, एक रवि है, मिस्टर रवि हैं जो काम करते हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं वो, और वो करते क्या हैं, वो डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे वो अपना रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और अपने सबॉर्डिनेट के लिए रिपोर्ट वो प्रिपेयर कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ अप्रेजल, ठीक है। यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंट्रोलिंग प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, कंट्रोलिंग प्रोसेस के स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है। तो पढ़ के क्या लग रहा है कि ये अपने सबॉर्डिनेट को पीछे देखते हुए अपना एक परफॉर्मेंस का रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट क्यों तैयार किया जाता है, चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, क्या ये अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए ऐसा रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, अपने सबॉर्डिनेट को भी देख रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। बी कह रहा है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, या तो अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कर रहे हैं। सी कह रहा है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एंड डी कह रहा है एनालिसिस डेविएशन, एनालाइजिंग डेविएशन स्टैंडर्ड।
तो पढ़ के क्या लग रहा है कि मिस्टर रवि हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं, ये रेगुलर बेसिस पे अपने रिपोर्ट को बना रहे हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट को बना रहे हैं और फिर सबॉर्डिनेट के एज अ पार्ट ऑफ अप्रेजल के पार्ट पे अपने सबॉर्डिनेट से भी बनवा रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इसलिए बनवा रहे हैं ताकि ये प्रीवियस का, एक्चुअल का और कंपैरिजन कर सकें एक्चुअल परफॉर्मेंस का अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। तो यहाँ पे ये अब कंपैरिजन ही तो करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा आपको आंसर दिख रहा है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग का यहाँ पे जो स्टेप दिखेगा वो आपका होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कंपैरिजन। यहाँ पे ये कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो आंसर बहुत ही सिंपल है, बस आपको पढ़ना है और पहचानना है। ऐसे क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंसेस। ये भी कंट्रोलिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है कंट्रोलिंग प्रोसेस आपको गिवन है, कंट्रोलिंग प्रोसेस भी आपने पढ़ा है, तो उसको एक सीक्वेंस में लगाना है। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से याद किया उनको तो तुरंत देखते ही आंसर पता चल जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, सेकंड कह रहा है एस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड, सी कह रहा है मेजरिंग द परफॉर्मेंस, डी कह रहा है एनालिसिस डेविएशन एंड लास्ट वन कर रहा है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये सारे ही हैं, बस आपको एक सीक्वेंस में बनाना है। चलिए सीक्वेंस पकड़ने के लिए सबसे पहले जिन बच्चों को याद है उसको पकड़ते हैं। याद क्या है आपको कि सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि स्टैंडर्ड बनाना होता है। जब तक हम स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो आपको ऐसे दिख रहा है कि हमको स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड का एस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड ये आपका ऑप्शन बी है और ऐसा आपको सी और डी दोनों में दिख रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट आपका बी ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है आपका एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्ट करने के बाद आप जाएंगे मेजरिंग द परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड बना लिया, अब लोगों के परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। तो सी के बाद हो जाएगा आपका एस्टेब्लिशिंग के बाद हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज मेजरिंग द परफॉर्मेंस। मेजरिंग द परफॉर्मेंस के बाद आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। तो ऑप्शन आपको ऐसे दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है, बी सी, अरे सॉरी ऑप्शन नंबर डी है, क्या दिया हुआ है, बी सी ए डी ई। ऐसे मिला लीजिए। आपका बी सबसे पहले होगा, क्या होगा, एस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड्स फिक्स करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे, मेजर द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मेजर करने का काम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल का स्टैंडर्ड के साथ। उसके बाद क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एनालाइजिंग द डेविएशन। अब क्या चेंजेस आया है उसको भी तो एनालाइज करना होगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। लास्ट में आपको एक्शन लेना है। तो ये आपका क्या है, स्टेप्स फॉलो होता है किसका, कंट्रोलिंग का। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बी सी ए डी ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका मैच द फॉलोइंग है, यानी आपको दो कॉलम दिया है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपको इनको मैच करने एक सीक्वेंस में, फिर ऑप्शन से पहचानना है। फर्स्ट लिस्ट 1 में ए कह रहा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, बी कह रहा है डेविएशन, सी कह रहा है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड डी कह रहा है स्टैंडर्ड। अब कॉलम 2 देखते हैं। कॉलम 2 में फर्स्ट कह रहा है क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, सेकंड कह रहा है कंट्रोलिंग सिग्निफिकेंट डेविएशंस, थर्ड कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड लास्ट वन कह रहा है कंट्रोलिंग सिस्टम शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। अब आपको कॉलम ए से कॉलम बी में मैच करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से ही आप पहचानोगे। अगर आपको पता होगा कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, डेविएशन का मतलब क्या है, तो आप इजीली कर ले जाओगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए का कहता है ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। तो चलिए मिलाते हैं। ए क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस आपने पढ़ा है, जिनको पता होगा कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस में हम क्या करते हैं, बेसिकली मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस में हम ये चेक करते हैं कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आया और जो हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट का आपका थर्ड एकदम सही है, तो ऑप्शन ए ही आपको दिख गया होगा कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। पहले ही कह दिया कि ऑप्शन ए में ए का थर्ड है। जब ए का थर्ड है और हमें पता है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि डिफरेंस क्या है एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, तो ए का थर्ड हो गया। बी का क्या होगा, बी है डेविएशन। डेविएशन का होगा आपका सेकंड, कंट्रोलिंग सिग्निफिकेंस डेविएशन। वहां भी डेविएशन, यहाँ भी डेविएशन, ऐसे ही हो गया बी का सेकंड। सी का क्या कहता है, सी का है आपका फोर्थ। सी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। एंड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब है कंट्रोलिंग सिस्टम्स और फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। तो सी का हो जाएगा फोर्थ एंड डी आपका हो गया फर्स्ट, दैट इज कैटेगरी अगेंस्ट विच एक्चुअल पॉइंट इज मेजर्ड, वो होता है स्टैंडर्ड। ऐसे आपका करेक्ट सीक्वेंस बनता है ये, एंड करेक्ट ऑप्शन हो गया 19 का ए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 भी है, ये सेम एज इट इज मैच द फॉलोइंग यहाँ भी करना है, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से।
लिस्ट वन में देखिए सबसे फर्स्ट ये फाइनेंस वाला चैप्टर है, फाइनेंस जो आपका सेकंड पार्ट है बिजनेस का। फर्स्ट कह रहा है बिजनेस फाइनेंस, बी कह रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग, सी कह रहा है कैपिटल बस्टिंग एंड डी कह रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये सब आपने पढ़ रखा है, आपको अच्छे से पता है कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कॉलम 2 क्या कहता है। कॉलम 2 में फर्स्ट दिया है डेप्ट सर्विस कवरिंग रेशियो, सेकंड दिया है डिफरेंस टेक्निक टू इवेलुएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, थर्ड दिया है नीडेड फॉर रनिंग मॉडर्नाइजेशंस एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एंड फोर्थ दिया है स्मूथ ऑपरेशन ऑफ फंड रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है ए का सेकंड, ए क्या है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है, बिजनेस फाइनेंस क्या करता है, बिजनेस फाइनेंस में हम डिफरेंट टेक्निक्स को पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का, कि हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल क्या है, उसके टेक्निक्स क्या है, इनकी स्टडी हम बिजनेस फाइनेंस में करते हैं। तो ऐसे ही आपको दिख गया होगा कि ए का क्या होगा, ए का आपका होगा सेकंड, दैट इज, और किसी भी ऑप्शन में ए का सेकंड नहीं दिया है, केवल ऑप्शन ए में दिया है ए का सेकंड। तो ऐसे ही आप पकड़ लेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। 21 कह रहा है द साइज ऑफ एसेट्स प्रॉफिटेबल एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर अफेक्टेड बाय वन ऑफ द डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आइडेंटिफाई। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किसी भी साइज मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसका एसेट्स, उसका कितना प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है, कितना उसका कॉम्पिटिटिवनेस है, ये अफेक्ट करता है किस डिसीजन को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के किस डिसीजन को ये अफेक्ट करता है। प्रॉफिटेबिलिटी हो गया या फिर उसका कॉम्पिटिटिवनेस हो गया, किस डिसीजन को अफेक्ट करता है, हमने पढ़ा है ना, तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, सेकंड कह रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थर्ड कह रहा है फाइनेंशियल डिसीजन, एंड लास्ट वन कह रहा है डिविडेंड डिसीजन। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस की बात कर रहा है, तो वहाँ पे हम कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हैं। तो 21 का राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशिंग एंड डिविडेंड डिसीजन की तो बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप फ्यूचर से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम एसेट्स प्रॉफिटेबल को देख रहे हैं। तो एसेट्स प्रॉफिटेबल, कॉम्पिटिटिवनेस किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, टैक्सेशन पॉलिसी, लीगल कंस्ट्रेन एंड स्टॉक मार्केट रिएक्शंस आर फैक्टर्स ऑफ वन ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन, आइडेंटिफाई द डिसीजन। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है, टैक्सेशन पॉलिसी दिख रहा है, कोई लीगल कंस्ट्रेन दिख रहा है, कोई स्टॉक मार्केट रिएक्शन दिख रहा है, तो ये सब किस डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कैसा फाइनेंशियल डिसीजन हम लेते हैं तो ये सब अफेक्ट करता है, सब ये सब टर्म वहां पे आते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है फाइनेंशियल डिसीजन, ऑप्शन बी इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्शन सी इज द डिविडेंड डिसीजन, एंड ऑप्शन डी इज द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो हमको पता है कि जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ही हम ये देखते हैं कि कहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी है, मतलब जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड है वो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कहते हैं। तो आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसका एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ही हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये ग्रोथ होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ही हम देखते थे कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या था, तो हमारी पॉलिसी क्या थी, टैक्सेशन पॉलिसी, या फिर कोई लीगल कंस्ट्रेन है उससे रिलेटेड हम अब किस में देखते थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखते थे। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है इट एम्स एट अनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ द फंड्स एंड हेल्प्स इन स्मूथिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक 2 लाइन का स्टेटमेंट दिया है। ये कहता है कि अगर किसी कंपनी का एम है कि अनसर्टेनिटी को देखते हुए जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास, जो भी अवेलेबल बच रहा है हमारे पास, टाइमिंग, फंड का, वो हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथनिंग फंक्शन के लिए, यानी स्मूथनिंग फंक्शन में वो काम करता है। तो इस स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आइडेंटिफाई। मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहते हैं, कहाँ पे कहता है कि ये हमारा मतलब
क्या हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हैं जिससे हम ये देख लेते हैं कि हमारी अनसर्टेनिटी भी खत्म हो जाए, हम टाइमली अपना काम कर लें, टाइमली अपने गोल को अचीव कर लें। तो ये सब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के किस कॉन्सेप्ट से फुलफिल करते हैं? ऑप्शन देखते हैं तो क्लियर होगा। ऑप्शन फर्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है डिविडेंड डिसीजन, ऑप्शन सी है इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड ऑप्शन डी है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं कर रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर ये सब नहीं बताते, कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई एम नहीं होता है किसी कंपनी को टैकल करना, अनसर्टेनिटी के बारे में बताना, ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर का काम नहीं होता है। बाकी दो आपका दिख रहा है डिसीजंस के बारे में बताया जा रहा है, तो आप तो डिसीजन की तो बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो पूछ रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों डिसीजन है। तो लास्ट वन क्या बच गया आपका? ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्या है आपका? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऐसे ही आपका कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज द राइट आंसर। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग में ही हमारा एम होता है कि कंपनी के अनसर्टेनिटी को टाइमली पे ही हम खत्म करें और गोल को अचीव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है द स्पैन बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इट कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड हाईलाइट विच फैक्टर ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कह रहा है कि जो टाइम बचता है, टाइम मिलता है किसका? रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जब हम रॉ मटेरियल का रिसिप्ट लेते हैं रॉ मटेरियल को, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड में, तो इसके बीच में जो टाइम आता है वो किस फैक्टर ऑफ कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को हाईलाइट करता है। मतलब कौन सा हम वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगाते हैं उस टाइम को मैनेज करने के लिए, यानी कि जो जब हम रॉ मटेरियल को लेते हैं और जब फिनिश्ड गुड को बनाते हैं उसके बीच का जो टाइम आता है, टाइम गैप आता है, वो किस वर्किंग कैपिटल को बताता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रोडक्शन साइकिल, ऑप्शन बी है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन, ऑप्शन सी है बिजनेस साइकिल एंड ऑप्शन डी है सीजनल फैक्टर। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रोडक्शन साइकिल में ही तो हम देखते हैं ना कि कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसको फिनिश्ड गुड बनाने में। तो ऐसे ही आपको आंसर सही दिख रहा होगा कि द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्रोडक्शन साइकिल। क्योंकि प्रोडक्शन साइकिल में ही हम इन चीज़ों का स्टडी करते हैं कि कहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल कब आ रहा है और कब हम उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका मैच द फॉलोइंग है, जैसे प्रीवियस में हमने सॉल्व किया था ऐसे इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में फर्स्ट है इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो एंड लिस्ट 2 में फर्स्ट है स्टेक ऑफ डिफिसिट ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लिस्ट 1 में सेकंड है ROI, लिस्ट 2 में सेकंड है बुलिश एंड बियरिस्ट मार्केट, बुलिश और बियरिश मार्केट के बारे में बता रहा है। लिस्ट 1 में सी है स्टॉक मार्केट कंडीशन, लिस्ट सेकंड में सी है हायर इट इज लोअर इट इज द रिस्क, हायर इट इज लोअर इज द रिस्क। लिस्ट 1 में फोर्थ है डेप्ट सर्विस एवरेज रेशियो, लिस्ट 2 में फोर्थ है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब इसको मैच करना है, तो मैच करने के लिए जैसे हम बताया था सबसे पहले ऑप्शन पे जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या कहता है? ए का फोर्थ, ए क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब जिसको पता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर लिस्ट 2 को देखा जाए तो उसमें सबसे लास्ट हमको दिख रहा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या करते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ही तो करते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ हो जाएगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। बी क्या है? ROI। ROI क्या होता है? हायर इट इज लोअर द रिस्क। ROI बताया जाता है कि जितना हायर ROI होता है उतना रिस्क कम होता है। तो बी का हो जाएगा आपका थर्ड। तो ऐसे दिख रहा है कि करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का होगा थर्ड, सी क्या कहता है? सी है आपका स्टॉक मार्केट कंडीशन, और स्टॉक मार्केट मतलब होता है बुलिश और बियरिश की बात करता है। तो बुलिश बियर आपका स्टॉक मार्केट में आता है, ये हो गया सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ सेबी विच हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी। यानी यहाँ पे आपके सेबी के फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सेबी की ऐसी फंक्शन है जो कोई कंपनी को हेल्प करता है, उसको बिड्स बाय कंपनी, कंपनीज के टेक ओवर करने में हेल्प करता है कहीं ना कहीं। यानी कंपनी से रिलेटेड बताना है आपको कि कौन सी सेबी की ऐसी फंक्शन है जो कंपनी को हेल्पफुल होता है, कंपनी के रेगुलेशन के लिए हेल्पफुल होता है। फर्स्ट है इसका ए है आपका रेगुलेटरी फंक्शन, बी है आपका डेवलपमेंट फंक्शन, सी है आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड डी है आपका एडवर्सरी फंक्शन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। बाकी जो 3 फंक्शन है वो तो नॉर्मल किसी भी सेबी के फंक्शंस में से आते हैं, लेकिन जो आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन है वो कहीं ना कहीं सेबी
हेल्प करता है रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी के जो बिड्स होते हैं उसको ये टेक ओवर करता है, उसको ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। इसका सही आंसर है आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या करता है, नेम द मार्केट इन विच ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इज ओनली डन। उस मार्केट को बताना है जहां पे केवल एग्जिस्टिंग शेयर जो ऑलरेडी पहले से शेयर्स हमारी कंपनी में है उसमें सिर्फ ट्रेडिंग हो रहा है, तो उस मार्केट को क्या बोलते हैं। ए है आपका प्राइमरी मार्केट, बी है आपका सेकेंडरी मार्केट, सी है आपका मनी मार्केट एंड डी है आपका कैपिटल मार्केट। तो हमने पढ़ा है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, तो जहां पे पहले से कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें ट्रेडिंग होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पे जो कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसके बीच में ट्रेडिंग होता है। ठीक, आता है क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 कहता है इट्स गिव इन्वेस्टर द चांस टू डिसइन्वेस्ट to disinvest and reinvestment. This sentence refer to which function of a stock exchange? कह रहा है कि इट गिव्स, ये इन्वेस्टर्स को देता है चांस कि वो डिसइन्वेस्ट करे या फिर री इन्वेस्ट करे। अब ये जो सेंटेंस है वो किस फंक्शन को डिनोट करता है स्टॉक एक्सचेंज के। ऑप्शन ए है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ऑप्शन बी है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड डी है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं ना, इट गिव्स इन्वेस्टर टू चांस टू डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। तो जहाँ पे चांस दे रहा है आपको डिसइन्वेस्टमेंट करने का, री इन्वेस्ट करने का, तो इसका मतलब डायरेक्टली यही है कि हमको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनमें लिक्विडिटी दे रहा है और मार्केटेबिलिटी दे रहा है। तो ऐसे ही आपका ऑप्शन दिख रहा होगा सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ए बी डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ना ही ये यहाँ पे प्राइसिंग की बात कर रहा है, ना ट्रांजैक्शन की सेफ्टी की बात कर रहा है, ना इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है। ये डायरेक्टली बात कर रहा है आपको मार्केटेबल एंड लिक्विडिटी प्रोवाइड करा रहा है। तो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है द कंपनी सेल सिक्योरिटीज इन्वॉल्व एट एन एग्रीड प्राइस टू ब्रोकर्स हु इज इन टर्न रीसेल देम टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक। नेम द मेथड ऑफ फ्लोटिंग डिस्कस्ड बिलो। फ्लोटेशन डिस्कस्ड बिलो, यहाँ पे आपको फ्लोटेशंस को बताना है कि कौन सा फ्लोटेशन यहाँ पे डिस्कस हो रही है। जो सेंटेंस दिया हुआ है कि कंपनी है जो सेल करती है सिक्योरिटीज को एट एन एग्रीड प्राइस, जो एक ब्रोकर के द्वारा प्राइस फिक्स किया जा रहा है उस पे, वो टर्न इन रीसेल, देन उसको रीसेल भी कर रही है देम टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक में। तो इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ये फ्लोटिंग यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है, कौन सा फ्लोटेशन यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट कह रहा है प्राइस प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है, बिल्कुल नहीं। सेकंड कह रहा है ऑफर फॉर सेल, क्या तो ऑफर किया जा रहा है सेल के लिए। सी कह रहा है EIPOs एंड डी कह रहा है ऑफर दोस प्रोस्पेक्टस। एंड प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है जो हम पहले से जानते हैं मिरर ऑफ द कंपनी, कंपनी के बारे में ये फुल आपको बताता है। तो यहाँ भी आपको यही लग रहा है कि कंपनी सेल कर रही है सिक्योरिटीज को एग्रीड प्राइस पे ब्रोकर्स के, जो टर्न कर रहा है रीसेल के लिए उसको इन्वेस्टिंग पब्लिक। तो ये सब एक ऑफर किया जा रहा है थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। इतना सब कुछ डिटेल बताया जा रहा है, ऐसे ही समझ लो कि आपके प्रोस्पेक्टस में ही इतनी सब बातें बताई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है इन द फाइनेंशियल मार्केट। देखिए ये भी आपका फाइनेंशियल मार्केट से ही रिलेटेड है। इन द फाइनेंशियल मार्केट द हाउसहोल्ड्स आर सप्लायर्स ऑफ फंड एंड बिजनेस फर्म्स रिप्रेजेंट द डिमांड। नेम द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बीइंग रेफर्ड। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या स्टेटमेंट दिया है कि एक फाइनेंशियल मार्केट में जो हाउस होल्ड है और जो सप्लायर है किसका, फंड का, एंड बिजनेस फर्म और जो बिजनेस फर्म्स हैं जो भी सप्लाई कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिमांड को। तो नेम द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट बीइंग रेफर्ड, ये मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिमांड को। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा यहाँ पे बिजनेस कौन सा यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट है जो इससे रेफर कर रहा है। क्लियर है। फर्स्ट है मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एक चैनलाइजिंग देम इनटू द मोर प्रोडक्टिव वर्म्स। अब ऐसे ही लग रहा है कि एक हाउस होल्ड सेक्टर है जिसको सप्लायर कर रहा है, एक बिजनेस फर्म है। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर कहीं ना कहीं सप्लायर कर रहा है तो ये किससे रिलेटेड है कि हाउस होल्ड सेक्टर अपने सेविंग को मोबिलाइज कर रहा है कहाँ पे, जहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें वहाँ से उनको मिल रही हैं,
वो वहीं पे सप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हाउस होल्ड सेक्टर दिमाग में आ जाता है तो वैसे ही हमको करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा कि जहाँ पे हम मोबिलाइज कर रहे हैं अपने सेविंग, कौन मोबिलाइज हमारा सेविंग कौन करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर ही करेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, जो है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव वंस। ये है आपका करेक्ट आंसर, बहुत ही सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्या कहता है, डैश इज द एसेंस ऑफ मार्केट। अब मार्केट का एसेंस किसको बोला जाता है, मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सर्विस मोटिव, एक्सचेंज मैकेनिज्म, प्रोडक्ट एंड प्रमोशन। तो प्रोडक्ट प्रमोशन तो आपका मार्केटिंग मिक्स का पॉइंट है, तो ऐसे दिख रहा है। तो सर्विस मोटिव मार्केटिंग का नहीं होता है, मार्केटिंग का सबसे मेन जो एसेंस कहलाता है, एसेंस होता है, वो क्या होता है आपका एक्सचेंज मैकेनिज्म, जहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म, जहाँ पे हम एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। और एक्सचेंज कहाँ पे होता है हमारा, तो मार्केटिंग में ही होता है। तो मार्केटिंग का एसेंस हो जाएगा एक्सचेंज मैकेनिज्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, प्रमोशन मिक्स इंक्लूड। अब प्रमोशन मिक्स में क्या क्या आता है, फर्स्ट है प्रोडक्ट लाइन, बी है प्रोडक्ट इनोवेशन, सी है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट एंड डी है एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। तो जो प्रोडक्ट लाइन हो गया, प्रोडक्ट इनोवेशन हो गया, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट हो गया, ये तो प्रमोशन मिक्स में आता ही नहीं है। तो प्रमोशन मिक्स में आता क्या है, जहाँ पे प्रमोशन हम किसके थ्रू करेंगे, प्रोडक्शन के थ्रू तो करेंगे नहीं, प्रोडक्ट की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ हम जो प्रमोशन करते हैं वो करते हैं एडवर्टीजमेंट करके। तो करेक्ट आंसर आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, ए बी सी तो है ही नहीं, ये सब प्रोडक्ट की बात कर रहा है। और प्रमोशन में आता है आपका एडवर्टाइजमेंट। तो जहाँ पे एडवर्टाइजिंग है और पर्सनल सेलिंग है, वो आपका आ जाएगा किसमें, प्रमोशन मिक्स में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, अंडर विच मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड टू बी द की टू सक्सेस ऑफ अ फाइनल फर्म। कह रहे हैं कि किस मार्केट मैनेजमेंट में जो उसकी फ़िलॉसफी है वो ये कहती है कि अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, कि कितना अवेलेबल है और कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं ऑफ द प्रोडक्ट का, जिसको कंसीडर किया जाता है की ऑफ सक्सेस ऑफ एनी फॉर्म। यानी किसी भी फॉर्म का वो सक्सेस होता है, एक सक्सेस होता है कि कितना वो अफोर्ड कर रहा है और कितना उसके पास अवेलेबिलिटी है। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ के ऐसे समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि जहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी की बात कर रहा है, जो अवेलेबल एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, यानी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। यानी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ही हम देखते हैं कि क्या हमारा अवेलेबिलिटी, कितना अवेलेबल हमारा प्रोडक्ट है, कितना उसको हम अफोर्ड कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ही हम क्लियर करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन नंबर थोड़ा आपका मैच द फॉलोइंग है, मैक्सिमम आपका मैच द फॉलोइंग ही आ रहा है और ये काफ़ी आपका सिंपल भी कॉन्सेप्ट रहता है। अब देखिए मैच द आइटम में लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया है। लिस्ट 1 में फर्स्ट कह रहा है दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली बट कैन बी स्पोकन। ये हम प्रोडक्शन वाला चैप्टर से रिलेटेड है ये। तो ये ब्रांड पूछ रहा है दैट पार्ट ऑफ ऐसा ब्रांड जो जिसको रिकॉग्नाइज किया गया ओनली बट कैन नॉट बी स्पोकन, लेकिन उसको बोला नहीं जा रहा है। और लिस्ट 2 में फर्स्ट दिया है ब्रांड नेम, लिस्ट 1 में सेकंड दिया है अ नेम टर्म साइंस साइन डिज़ाइन और सेम कॉम्बिनेशन ऑफ देम, ये भी ब्रांड के प्रोडक्ट की बात कर रहा है। और लिस्ट 2 में सेकंड दिया है ट्रेडमार्क, लिस्ट 1 में थर्ड दिया है अ ब्रांड और पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन, लिस्ट 2 में थर्ड दिया है ब्रांड, लिस्ट 1 में फोर्थ दिया है वर्बल कंपोनेंट ऑफ अ ब्रांड एंड लिस्ट 2 में लास्ट वन दिया है ब्रांड मार्क। अब आपको पहचानना है, देखना है कि किसका किससे होगा, मैच करना है कि कौन सा किसके साथ सही है। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। अब ऑप्शन ए कह रहा है कि ए का फोर्थ, अब ए है क्या, दैट पार्ट ऑफ ब्रांड, ब्रांड का वो पार्ट जिसको रिकॉग्नाइज किया है केवल बोला नहीं जा सकता, उसी को तो हम बोलते हैं ना ब्रांड मार्क।
जिसको हम केवल पहचान सकते हैं, उस मार्क को देख के हम पहचान रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते, बार बार स्पोकन नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड ब्रांड मार्क। तो ए का ही ऐसा आपको दिख रहा है कि वो ब्रांड मार्क होगा, तो ए का फोर्थ सही है, और किसी में ए का फोर्थ ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा बी भी देख लेते, बी कह रहा है कि कोई नेम, टर्म, साइन, डिजाइन, सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम, तो उसका कुछ कॉम्बिनेशन बता रहा है, तो कॉम्बिनेशन किससे रिलेटेड होगा, ब्रांड से रिलेटेड होगा, सेम टाइप का है, सेम रिकॉग्नाइज करें, टर्म है, उसका साइन है, सिग्नेचर है, तो उससे हम उसके ब्रांड को पहचानते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड वन, दैट इज ब्रांड। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, दैट मीन्स कि 34 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो क्या है, ए का होगा फोर्थ, यानी ए का है आपका ब्रांड मार्क, बी का होगा आपका थर्ड, दैट इज ब्रांड, सी का होगा आपका सेकेंड, दैट इज ट्रेडमार्क, एंड डी का होगा आपका जो बच गया लास्ट वन, दैट इज ब्रांड नेम। तो ये है आपका करेक्ट सीक्वेंस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, ये भी सेम है आपका, क्या है, मैच द फॉलोइंग, जैसे ऊपर वाला है वैसे ये भी है। इसमें भी कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया है। फर्स्ट में फर्स्ट दिया है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सेकंड में फर्स्ट दिया है कंज्यूमर चॉइस, फर्स्ट में सेकंड दिया है राइट टू सीक रिड्रेसल, उसमें सेकंड दिया है ISI मार्क, फर्स्ट दिया है राइट टू बी एश्योर्ड, सेकंड दिया है पैकेजिंग ऑफ लेबलिंग, देन दिया लास्ट वन राइट टू बी सेफ्टी, एंड सेकंड कॉलम में लास्ट दिया है रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए ये चैप्टर से रिलेटेड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो आपने पढ़ा है लास्ट चैप्टर। अब इसको मैच करना है सबसे पहले। अब सबसे फर्स्ट देखते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये कंज्यूमर चॉइस के ऊपर डिपेंड, या राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, एंड सेकेंड वन है आपका राइट टू बी सीक रिड्रेसल, थर्ड है राइट टू बी एश्योर्ड, एंड फोर्थ वन है राइट टू बी सेफ्टी। तो किससे रिलेटेड होगा आपका फर्स्ट वाला राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब है कंज्यूमर चॉइस पे डिपेंड करता है, ये ऐसे ही डिपेंड है, राइट टू बी इन्फॉर्म उनका राइट है, कंज्यूमर का चॉइस है कि वो इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। बी कह रहा है आपका राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। फिर है सी है आपका राइट टू बी एश्योर्ड। राइट टू बी एश्योर्ड से मतलब होता है ISI मार्क, एंड लास्ट वन है राइट टू बी सेफ्टी, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट। इसमें आपका जो दो ऑप्शन है उसका सेम दिया है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए का थर्ड यानी राइट टू बी इन्फॉर्म, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। बी दिया है राइट टू सीक रिड्रेसल जिसका दिया है रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट। सी दिया है राइट टू बी एश्योर्ड जिसका दिया है कंज्यूमर चॉइस। तो आपका बी और सी तो ऐसे ही सेम दिख रहा है, तो वो तो होने का चांस ही नहीं है। एंड फर्स्ट का ए का थर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग राइट टू बी इन्फॉर्म में हो ही नहीं सकता। राइट टू बी इन्फॉर्म मतलब कंज्यूमर चॉइस पे डिपेंड करता है, तो ऐसे आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहते हैं देखते हैं। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू, यानी यहाँ पे आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन बताना है एक कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है उसी के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है प्रिवेंट वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उससे बचाना। सेकंड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड है गवर्नमेंट इंटरव्यू। फोर्थ है मोरल अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, एंड फिफ्थ वन है मोरल जस्टिफिकेशन। तो इन सब में से आपको पहचानना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है एक कंज्यूमर व्यू पॉइंट से कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। तो आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि एक कंज्यूमर व्यू पॉइंट से क्या सही होगा। एक तो आपका ये प्रिवेंट करता है कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से, करेक्ट है एकदम, और एक ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ऑप्शन को देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी ओनली, सेकंड है बी एंड सी ओनली। बी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सही है, लेकिन सी तो होगा ही नहीं, गवर्नमेंट इंटरव्यू से रिलेटेड ही नहीं है। थर्ड है सी एंड ई ओनली, वो भी नहीं होगा। लास्ट वन है ए एंड डी ओनली, डी आपका अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या कहता है, ए एंड बी ओनली, यानी यहाँ पे आपका सही आंसर है केवल एक प्रिवेंट करता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर से, एंड एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 एक कलाई का केस स्टडी है, पढ़ते हैं इसको। शिवानी गॉट हर बर्थडे गिफ्ट अ स्कूटी फ्रॉम हर फादर, अपने पापा से उसको एक स्कूटी मिलती है बर्थडे गिफ्ट पे। सी हैप्पीली वेंट फॉर अ राइड, वो उसको राइड पे लेके जाती है। बट द स्कूटी स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम, लेकिन स्कूटी कुछ टाइम बाद रुक जाती है। ऑन शोइंग दैट स्कूटी टू द
मैकेनिक्स, अब वो स्कूटी को मैकेनिक के पास दिखाती है। सी केम टू नो, तब उसको पता चलता है दैट स्पार्क प्लग वॉज फॉल्टी, वहाँ पे जो प्लग होता है वो फॉल्ट कर गया है, खराब हो गया है। कंप्लेन कैन बी लॉन्च इन कंज्यूमर फोरम बाय, अब कंप्लेन जो कंज्यूमर फोरम में किया गया है वो किसके थ्रू किया जाएगा यहाँ पे? तो फर्स्ट कह रहा है शिवानीज फादर, सेकंड कह रहा है शिवानी अंकल, थर्ड कह रहा है शिवानी कजन्स एंड फोर्थ कह रहा है वेंडर। तो यहाँ पे तो सिर्फ शिवानी और शिवानी के फादर की बात की है, तो बहुत ही सिंपल आंसर है। ऐसे ही दिख रहा है कि किसके द्वारा कंप्लेन किया जाएगा, तो शिवानी के फादर के द्वारा कंप्लेन किया जाएगा। तो राइट आंसर इज ए, दैट इज शिवानीज फादर्स, शिवानी के फादर के द्वारा यहाँ पे कंप्लेन किया जाएगा। कहाँ पे? कंज्यूमर फोरम में। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? रमेश परचेज अ कार वर्थ ₹7 लाख, रमेश अब ये कार खरीदता है 7 लाख रुपए में, बट फाउंड, फिर उसको पता चलता है हिज इंजन फॉल्ट, कि उसका इंजन खराब हो गया। ही फाइल्ड द केस इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तब वो केस फाइल करता है डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस करता है, बट इज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होता है विद द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो भी ऑर्डर आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन से वो उससे सेटिस्फाइड नहीं रहता है। देन विद इन हाउ मैनी डेज, तब कितने दिन बाद वो अपील कर सकता है बिफोर द स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन में अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कितने दिन बाद वो स्टेट कमीशन में फिर से अपील कर सकता है अपने स्कूटी के लिए, अपने गाड़ी के लिए, कार के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 15 डेज, ऑप्शन बी है 45 डेज, ऑप्शन सी है 20 डेज एंड ऑप्शन डी है 60 डेज। तो जो लोग पढ़े होंगे कि कितने दिन में किया जाता है, देखिए डेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो आपको डेज भी याद करना होगा, और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 45 डेज। 45 डेज के अंदर हमको वापस से स्टेट कमीशन में इसको अपील करना होगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 38 क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द रिलीव्स अवेलेबल टू कस्टमर्स, यानी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जो हमारा लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या पूछ रहा है? कह रहा है इसमें से ऑड वन क्या है उसको आपको छांटना है। किस बेसिस पे? कि हम आउट फॉर द रिलीव्स अवेलेबल टू कस्टमर, कि हम कस्टमर को क्या रिलीफ देते हैं उसमें उससे रिलेटेड है, और उसमें से आपको ऑड वन छांटना है, यानी जो सबसे अलग लग रहा है आपको उसको छांट दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। सबसे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है टू पे नेटिव डैमेजेस, बी कह रहा है टू डिस्काउंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सी कह रहा है टू बी ऑनेस्ट इन डीलिंग, एंड डी कह रहा है टू रिमूव द डेफिसिट। तो इसमें से जो 3 ऑप्शन है वो एक जैसे आपको दिख रहे होंगे, जैसे टू डिस्काउंटेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी अगर कंज्यूमर के साथ अनफेयर तरीके से ट्रेड प्रैक्टिसेस किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है, तो उनको हमको डिस्काउंट करना है, हटाना है। टू बी ऑनेस्ट इन डीलिंग, डीलिंग करते समय हमें ऑनेस्ट रहना है, एंड टू रिमूव द डिफेक्ट, और जो भी डिफेक्ट आइटम है उसको हमको रिमूव करना है, अपने स्टोर से निकालना है। तो ये तीनों ही पढ़ के ऐसा लग रहा है कि एक कंज्यूमर के लिए किया जा रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा है, कि कंज्यूमर के लिए जो वेलफेयर रहे, कंज्यूमर के लिए जो फेयर रहे। लेकिन जो फर्स्ट वाला है आपका टू पे पुनेटिव डैमेजेस, यानी उनको पनिश करना, तो पनिश से रिलेटेड हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन ये जो तीनों ऑप्शन है वो आपका एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ऑड पूछा है ना, तो इसमें ऑड क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज टू पे, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑप्शन ए में आपको पनिशमेंट देना है डैमेजेस पे, कुछ गलतियां होती हैं तो उस पर पनिशमेंट पे करना है। लेकिन जो बी, सी और डी है वो आपका किससे रिलेटेड है? वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस टू स्टेप्स टू कंपेल द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेसेस, यानी किसी बिजनेस को सेट करने के लिए क्या आपका सीक्वेंस होगा, किस सीक्वेंस में हम हर चीज को सेट करेंगे, वो सीक्वेंस आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट कमीशन एंड लॉन्च, सेकेंड है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड फोर्थ है आपका स्कैनिंग द एनवायरमेंटल फॉर एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज, एंड लास्ट वन है आपका अप्रेजल बाय द फंडिंग एजेंसीज। यानी ये सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, जब आपको स्टेप्स याद होगा माइंड में तो आपको स्टेप्स को सीक्वेंसिंग करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन देते हैं, नीचे दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। ऑप्शन देखते हैं फिर इसको पहचान में आएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है ए, दिया है सबसे पहले दिया है डी,
तो ये तो हो ही नहीं सकता। डी सबसे फर्स्ट क्या कह रहा है, स्कैनिंग द एनवायरमेंट। पहले ही स्कैन कर लेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योर के लिए, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। पहले हम स्कैन थोड़े करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को डेवलप तो करें। सबसे पहले ये तो पता चले कि हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज है क्या, उसको डेवलप तो पहले किया जाए। यानी सबसे पहले आपका ऑप्शन क्या सही लग रहा है कि सी लग रहा है। तो देखिए सी ऑप्शन सबसे फर्स्ट होना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब ऑप्शन को देख के पहचानिए किसमें सी सी दिया है। सबसे पहले जो ऑप्शन बी है उसमें भी सी फर्स्ट दिया है एंड ऑप्शन डी में भी सी फर्स्ट दिया है। तो पहले चेक करते हैं ऑप्शन बी को। सी के बाद क्या दिया हुआ है, बी। बी क्या है, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन। सही बात है, सबसे पहले है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डेवलप करना, उसके बाद चेक करना कि क्या क्या रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को मोबिलाइज करो, उन रिसोर्सेज का वहाँ पे यूज़ करें। तो सी के बाद हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के बाद होगा आपका ऑप्शन डी। उसके बाद का काम होता है कि स्कैन करना एनवायरनमेंट को, अपने उससे रिलेटेड एनवायरनमेंट को स्कैन करना कि क्या क्या एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे चल रही हैं। डी के बाद हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज प्रोजेक्ट कमीशन एंड लॉन्च। उसके बाद होता है अपॉर्चुनिटी पहचान लिया, उसके बाद है कि प्रोजेक्ट को लॉन्च करना कि क्या क्या प्रोजेक्ट है, कमीशन है, उसको हमने लॉन्च कर दिया। एंड ए के बाद होगा लास्ट आपका ई, दैट इज अप्रेजल ऑफ द फंडिंग एजेंसी। और लास्ट में होता है कि फंडिंग एजेंसी के साथ जाके अप्रेजल लेना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, सी बी डी ए ई। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नोट करिए, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक, ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, दैट मीन्स कि आपको एक कॉमन केस स्टडी दिया जाएगा, उस केस स्टडी से रिलेटेड आपको 10 MCQs पूछे जाएंगे। तो आपके स्क्रीन पे आपको केस स्टडी दिख रहा होगा एंड चलिए देखते हैं क्या है ये केस स्टडी। Jagrit worked as a purchase manager in a shoe manufacturing company. As a routine, one day he was in hurry to board metro train and wanted to reach office in time. But while walking fast on escalator, he fell down and got badly hurt. Other co-passenger tried to help him, and in no time there was a crowd of nearby 40 to 50 people. Jagrit got badly hurt and managed to convey the name of his manager and handed over his phone to the metro workers. He requested that his boss be informed about the accident. His boss, Mr. Rohit Jain, is a person who went to give instruction to his team, and yes, instruction does not was to be conducted. He gave clear-cut instruction to his team and went them to follow without any questions, even after hearing about the tragedy of Jagrit. Rohit Jain was unaffected and he did not take much interest in providing any help or bothered to inform his family also. Rather, metro workers informed his family and told them to reach the hospital where he was being treated. Later, Jagrit dropped the mail in his organization starting about the medical problems. He was then granted medical leave with pay and covering of his medical bill as he fulfilled the parametry requirement to be followed by all the staff members. तो ये आपके सामने जो केस स्टडी रही है वो किसके बारे में है, मैं एक ओवरव्यू बता देती हूँ। ये जागृत के बारे में है। इसमें बताया जा रहा है कि जागृत क्या है, एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वो एक परचेज मैनेजर है, जहाँ पे वो रोज काम करता है। एक दिन वो मेट्रो स्टेशन से वो जल्दी मेट्रो लेने के लिए अपने ऑफिस जाने के लिए बहुत हरी में था, बहुत जल्दी में था। सडनली स्कैलेटर पे उसका पैर पड़ता है और वो गिर जाता है। वहाँ पे उसका एक हैवी एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट की वजह से उसको काफ़ी चोट लग जाती है, हर्ट मतलब बहुत चोट पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो एलिजिबल नहीं था कि वापस वो ऑफिस में रीच कर सके। उस टाइम पे वहाँ पे 40 to 50 पैसेंजर्स आ जाते हैं उसके हेल्प के लिए। जो सडनली होता है, पैसेंजर्स क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। बट हेल्प करते टाइम वो जो जागृत है तो वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल मैन है। वो बोलता है कि मेरे मैनेजर को, जिनका नाम रोहित जैन है, उनको बता दिया जाए कि मुझे एक्सीडेंट हो गया है, दैट्स वाई मैं ऑफिस में रीच नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऑफिस नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो उनके मैनेजर्स को बताया जाता है, मिस्टर जैन को बताया जा रहा है। बट मिस्टर जैन एक ऐसे आदमी हैं जिनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब वो बहुत ही उनके अंदर वो ह्यूमैनिटी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा क्या करें कि ट्रीट करें उनको कि लाइक यस अगर कुछ हो गया तो कोई बात नहीं। वो क्या कह रहे हैं कि उनको कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है कि क्या हो गया, उनको अपने काम से मतलब है बस।
और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मतलब कि उनके रूल वो फॉलो, मतलब वो इंसानियत नहीं है उनके अंदर एज द चीज़, ये हम कह सकते हैं। देन उनके फैमिली मेम्बर्स को भी वो जो मिस्टर जैन है वो नहीं बताते हैं। उस टाइम पे जो पैसेंजर है उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं कि आप आइए, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में इनका ट्रीट चल रहा है। उस टाइम पे मिस्टर जैन एक एप्लीकेशन ड्रॉप करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मेडिकल लीव के लिए छुट्टी चाहिए एंड कुछ उनको मेडिकल फैसिलिटी के लिए पेमेंट चाहिए। तो इस टाइप के आपको क्या है, ये एक केस स्टडी है जहाँ पे एक इंसान के बारे में, जागृत के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा एम्प्लॉय है, कैसे वो काम करता है, उसके साथ कुछ हो जाता है तो फिर उसका टेक केयर नहीं किया जा रहा है। चलिए, केस स्टडी देख के आपको एक ओवरव्यू समझ में आ गया कि इस केस स्टडी में क्या कहता है। इस केस स्टडी में मुझको पता चला कि एक जागृत थे और एक मिस्टर जैन जो उनके बॉस थे। जागृत अपना काम काफ़ी लॉयल तरीके से करते हैं, लेकिन उनकी नीड्स को कहीं ना कहीं, उनके सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखा गया इन पूरे उनके ऑर्गेनाइजेशन में। उनके बॉस के प्रति उनके बॉस उन पर उतना केयर नहीं करते, उनको उतना मतलब नहीं रहता है, या फिर वो अपने एम्प्लॉय की सुनते ही नहीं है उनकी बातें। तो ये सब पढ़ के हमको एक दिमाग में आ गया कि हाँ, इस केस स्टडी में किस चीज़ से रिलेटेड बातें की गई हैं, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या कहते हैं। इसी से रिलेटेड आपका 10 क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। 41 कह रहा है, एज पर मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी द नीड ऑफ जागृत नॉट फुलफिल्ड। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं मैस्लो की हायरार्की थ्योरी के बारे में। हमने पढ़ा है ना कि मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने कुछ नीडों को बताया था कि क्या कौन कौन से नीड है जो एक एम्प्लॉयज़ को एक सबऑर्डिनेट को मिलना चाहिए और नीड्स क्या क्या कहते हैं। तो हायरार्की थ्योरी में हमने पढ़ रखा है। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछ रहा है कि इस पूरे केस स्टडी में आपको पढ़ के क्या लग रहा है कि कौन सा जो नीड थ्योरी है जो जागृत को फुलफिल नहीं किया गया है, कौन सी नीड उसको जो उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। चलिए इसके ऑप्शंस पे देखते हैं। सबसे फर्स्ट कह रहा है सेफ्टी नीड्स, सेकंड कह रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, थर्ड कह रहा है बिलोंगिंगनेस नीड्स एंड फोर्थ कह रहा है एस्टीम नीड्स। तो पढ़ के तो आपको ये लग रहा है ना कि वो गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी उसके बॉस को अंतर नहीं पड़ता है, यानी कि उसको मतलब ही नहीं है कि वो सेफ है कि नहीं है। उसके सेफ्टी को लेके बॉस को कोई भी अंदाज़ा नहीं है, कोई भी ख्याल नहीं है, कोई भी केयर नहीं है। तो फिर यहाँ पे तो पढ़ के ऐसे ही आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो हायरार्की की नीड थ्योरी में जो सेफ्टी नीड्स के बारे में बात की गई है, उस चीज़ को यहाँ पे फुलफिल नहीं किया जा रहा है उसके बॉस के प्रति। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ऐसे ही समझ में आ गया कि 41 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए इज कॉल्ड सेफ्टी नीड्स। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के सेफ्टी नीड्स की बात नहीं की गई है, उस चीज़ को फॉलो नहीं किया गया है। इससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एज पर मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी आइडेंटिफाई द नीड्स फुलफिल बाय जागृत। सेम क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये पहचानना है कि कौन सी नीड थ्योरी की बात की जा रही है, इसमें किस नीड थ्योरी की बात। तो जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ा है कि जिस नीड थ्योरी को फुलफिल नहीं किया जा रहा है उसी नीड थ्योरी की बात की जा रही है। तो आपका यहाँ भी ऑप्शन ऐसे ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सेफ्टी नीड्स। सेम चीज़ है यहाँ भी सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है कि इनके सेफ्टी नीड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है एंड सेफ्टी नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में बात की जा रही है। तो ऐसे देख के आप पहचान गए। दोनों ही बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। ये भी सेम केस स्टडी का है। ये कहता है आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल रिफ्लेक्टेड इन द बिहेवियर ऑफ मिस्टर रोहित जैन। अब मिस्टर रोहित जैन क्या थे? मिस्टर रोहित जैन उनके बॉस थे जो एक लीडर थे, एज अ लीड करते थे, उनके सुपीरियर थे। तो एक लीडर का क्या लीडरशिप स्टाइल होता है ये हमने पढ़ा है कि लीडरशिप स्टाइल कौन कौन सा होता है, जिसमें हमने लेजर पढ़ा है, डेमोक्रेटिक पढ़ा है, ऑटोक्रेटिक पढ़ा है। तो इसमें आपको ये पहचानना है कि इसको पढ़ के क्या लग रहा है कि जो रोहित जैन थे वो कौन से लीडरशिप स्टाइल को फॉलो नहीं कर रहे, मतलब किस टाइप की लीडरशिप स्टाइल उनके अंदर थी, किस लीडरशिप स्टाइल को वो फॉलो करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपना वन वे कम्युनिकेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन पे तुरंत क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है डेमोक्रेटिक लीडर। अब डेमोक्रेटिक लीडर क्या होता है? जो एक बॉस है वो अपने पूरे एम्प्लॉयज़ की सुनता है। दैट मीन्स कि ये इसका एम्प्लॉयज़ है तो वो सबकी बात सुनता है। तो ऐसा तो था नहीं, डेमोक्रेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है। हमने तो पढ़ा है कि उनको मतलब ही नहीं है एम्प्लॉयज से, तो डेमोक्रेटिक तो ऐसे ही नहीं होगा, फर्स्ट कैंसिल। सेकंड कह रहा है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल। तो पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो होता ही नहीं है, तो ऐसे ही कैंसिल, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है।
थर्ड कह रहा है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एंड फोर्थ कह रहा है लेजर्स फेयर लीडर। तो ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है, जो एक वन वे होते हैं, सिर्फ अपनी ही बात कहते हैं, एम्प्लॉयज से मतलब ही नहीं कि एम्प्लॉयज क्या कह रहा है, एम्प्लॉयज की बात सुनते ही नहीं, उसके डिसीजन को सुनते ही नहीं है, उसके ओपिनियन को सुनते ही नहीं है। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है इस पूरे में, पूरे मिस्टर जैन की तो बात ही नहीं सुनी जाए, सॉरी मिस्टर जैन नहीं, जागरित को बात ही नहीं सुन रहे हैं। वो जागरित बहुत लॉयल तरीके से काम कर रहा है, फिर भी उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो सिर्फ अपनी बात कहते हैं, बाकी किसी एम्प्लॉयज की बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसे ही इसका आपको क्या लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑटोक्रेटिक। यहाँ पे ऑटोक्रेटिक क्या है, लीडरशिप स्टाइल फॉलो किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, ये भी इसी से रिलेटेड है। लेजर्स फेयर लीडरशिप इज इफेक्टिव इज वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, नेम द सिचुएशन। कह रहा है लेजर्स फेयर लीडर इज इफेक्टिव इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, नेम द सिचुएशन। इसमें जो सिचुएशन आपके सामने आया है उसमें से कहीं ना कहीं लेजर्स फेयर के बारे में बताया गया। अगर लेजर्स फेयर सिचुएशन आता है तो किस चीज़ को, मतलब किसको हम लेजर्स फेयर कहेंगे, किस सिचुएशन को हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे लेजर्स फेयर को फॉलो किया जा रहा है। तो लेजर्स फेयर का मतलब है कि पूरे एम्प्लॉयज आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं, उनको अपने बॉस से मतलब ही नहीं रहता है, ना बॉस उनसे उतना पूछता है, सिर्फ मतलब राइट्स होता है पूरे एम्प्लॉयज को कि वो आपस में ही डिसीजन ले ले, अपने थिंक लेवल पे या फिर अपने ओपिनियन से वो डिसाइड कर ले, बॉस को ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो उसको हम लेजर्स फेयर कहते हैं, यानी कि पूरा ये फ्री होते हैं, फ्रीडम होता है इनके पास। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है व्हेन एम्प्लॉयज आर इलिटरेट, यानी जब एम्प्लॉय पढ़ा लिखा हो ही ना, तो ऐसा तो होगा ही नहीं, जब एम्प्लॉय पढ़ा लिखा होगा ही नहीं तो डिसीजन कैसे लेगा। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत है। ऑप्शन बी कहते हैं व्हेन एम्प्लॉयज आर कैपेबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड रिसॉल्व इशू ऑन देयर ओन। करेक्ट है ये। क्या कहता है कि जब एम्प्लॉयज इतने कैपेबल हैं कि वह अपने प्रॉब्लम को, वह अपने इशू को इजीली सॉल्व कर सके विदाउट किसी के हेल्प के लिए, बिना वो खुद से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और डिसीजन ले, एंड दैट इज द लेजर्स फेयर। लेजर्स फेयर में यही तो होता है। लेजर्स फेयर में क्या है कि वो इतने कैपेबल होते हैं और बॉस बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाते हैं, वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो खुद से डिसीजन ले लेते हैं, ओपिनियन शेयर कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है और किस चीज़ को लेना है। क्लियर है। तो ऐसे ही आपका दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 45 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 to 50 इसी आपके केस स्टडी पे बेस्ड है। 45 क्वेश्चन कहता है जागृत ड्रॉप्ड द मेल इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग अबाउट द मेडिकल प्रॉब्लम्स, नेम द टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज्ड बाय जागृत। अब हमने केस स्टडी में पढ़ा ना कि जागृत ने एक मेल ड्रॉप किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि इनको मेडिकल फैसिलिटी कुछ चाहिए या फिर मेडिकल लीव चाहिए। तो ये एक तरीके से कम्युनिकेशन की किससे, अपने बॉस से या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बॉस से इन्होंने कम्युनिकेशन किया। तो आपने पढ़ा है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है, कौन सा फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप हमने कई ठे पढ़ा है। तो इसमें आपको ये बताना है, एक तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है क्योंकि हम अपने बॉस से बात कर रहे हैं, जागृत ने अपने बॉस से कांटेक्ट किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया। तो किस टाइप का फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये जो जागृत ने अपने बॉस से किया, जागृत है वो अपने सुपीरियर से कर रहे हैं, तो किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा। बहुत ही सिंपल है, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। फर्स्ट है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, सेकंड है डायगोनल कम्युनिकेशन, थर्ड है अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड फोर्थ है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो हॉरिजेंटल तो होगा नहीं, अपने लेवल से तो कर ही नहीं रहे हैं, ना कोई डायगोनल है। थर्ड है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन की जा रही है, यानी जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर से कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ऐसे ही लग रहा है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की जा रही है वो किस टाइप की कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, जागृत रिक्वेस्टेड मेट्रो वर्कर्स टू इन्फॉर्म हिज बॉस आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल बीइंग फॉलोड। हमने पढ़ा है फ्यूल के प्रिंसिपल्स, 14 के 14 प्रिंसिपल्स आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे जब हमने केस स्टडी में देखा कि जागृत मेट्रो वर्कर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बॉस से कांटेक्ट करें और बताएं कि उनका एक्सीडेंट हो गया, दैट्स वाई वो ऑफिस नहीं पहुंच पाए। तो ये जो कम्युनिकेट करता है वर्कर्स से, तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पे मिलके उसकी बातों को सुन रहे हैं, उसको हॉस्पिटल पहुँचा रहे हैं। तो आपको पढ़ के क्या लग रहा है कि किस प्रिंसिपल को वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है जागृत, कि उस स्थिति में भी वो कह रहा है कि मेरे बॉस को बता दो कि मैं यहाँ पे क्या हूँ, एक्सीडेंट हो गया, दैट्स वाई मैं नहीं पहुंच पाया। तो कौन से फ्यूल के प्रिंसिपल फॉलो किए जा रहे हैं, फ्यूल के प्रिंसिपल हमने पढ़ा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन।
ऑप्शन ए है डिसिप्लिन, ऑप्शन बी है यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन सी स्केलर चैन एंड ऑप्शन डी है इक्विटी। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे ये कमांड करने की यूनिटी है कि भाई हम जो कह रहे हैं वो मेरे ऑर्डर को वहां तक पहुंचा दो। तो ऐसे ही आपका डिसिप्लिन तो होगा नहीं, डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा है। स्केलर चेन यहाँ पे उनके सारे एम्प्लॉयज तो है नहीं, इक्विटी भी नहीं है क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि उनके बीच में इक्विटी है। तो जाहिर से है कि आपका ऑप्शन बच गया बी, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे एक यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है, जो जागृत कह रहे हैं कि मुझे मेरे वर्क में मेरे सुपीरियर यानी हमारे बॉस को बता दिया जाए कि मैं यहाँ पे एक्सीडेंटल हूँ। ठीक, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। जागृत ड्रॉप द मेल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग अबाउट द मेडिकल प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान फ्रॉम बाय हिम। सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस इसमें पूछ क्या है कि जो जागृत ने मेल ड्रॉप किया कि मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, तो कौन सा प्लान था जागृत के दिमाग में, जागृत क्या सोच रहा था। टाइप ऑफ प्लान हमने पढ़ा है, तो कौन सा प्लान यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी की तो बात ही नहीं करना है, स्ट्रेटेजी क्या मतलब है इनको। बी कह रहा है रूल, रूल से भी कोई रिलेटेड नहीं है। थर्ड वन कह रहा है प्रोसीजर्स एंड डी कह रहा है पॉलिसी, तो पॉलिसी भी नहीं होगा यहाँ पे, कौन सी पॉलिसी बना रहा है, वो तो मेडिकल फैसिलिटी के लिए बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो फर्दर प्रोसीजर के लिए बोल रहा है, वो इसलिए मेल ड्रॉप कर रहा है कि आगे आप प्रोसीजर करिए उनके मेडिकल फैसिलिटी के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रोसीजर। यहाँ पे प्रोसीजर की बात कर रहे हैं हम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 कह रहा है एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज जागृत वर्किंग। अब किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जागृत वर्क कर रहा था, हमने पढ़ा है ना 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल एंड लोअर लेवल एंड सुपीरियर लेवल। तो यहाँ पे किस लेवल पे वो वहाँ पे वो जॉब कर रहा था, तो वो था, हमने केस स्टडी में देखा है कि वो एक परचेज डिपार्टमेंट था, परचेज मैनेजर था। और जितने भी परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर आते हैं वो किस में आते हैं, हमने पढ़ा है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन बी दैट इज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जागृत वर्क कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 49, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल बीइंग फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पहचानना है कि कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किए, फ्यूल के कौन से प्रिंसिपल को इस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इक्विटी, सेकंड है आपका स्प्रेड द कॉर्प्स, थर्ड है यूनिटी ऑफ कमांड एंड डी है डिविजनल ऑफ वर्क। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इक्विटी की बात कर रहा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। इक्विटी मतलब कि सबको एक तरीके से देखना, सबके लिए एक जैसे लॉयल, यानी जितने भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज थे वो लॉयल थे, पूरे डिविजन के साथ काम कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज इक्विटी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। जागृत मेडिकल बिल्स आर कवर्ड बाय द कंपनी, आइडेंटिफाई द इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय हिम बाय सू कंपनी। अब जागृत को मेडिकल बिल्स वहां से कवर किया गया, दिया गया कि मेडिकल्स बिल है इनका। अब कौन सा इनको इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है सू कंपनी, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी के साथ कौन सा इंसेंटिव दे रहा है। तो इंसेंटिव देखते हैं, ए है रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट की तो बात ही नहीं करें तो ऐसे ही नहीं होगा। सेकंड है जॉब सिक्योरिटी, ऐसा भी नहीं कि जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है, बिल्कुल नहीं। थर्ड कह रहा है परक्विजिस्ट एंड डी कह रहा है बोनस, तो बोनस भी नहीं दिया रहा, तो बच गया क्या आपका ऑप्शन सी, दैट इज परक्विजिस्ट। परक्विजिस्ट होता क्या है, तो परक्विजिस्ट तो हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, कुछ सुविधाएं देते हैं किसको, अपने एम्प्लॉयज को जो लॉयल तरीके से वहां काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनको परक्विजिस्ट तो दिया जा रहा है, कुछ इनको सुविधाएं दी जा रही हैं। ठीक, तो ये हो गया आप ऑप्शन आपका सी। तो बहुत ही सिंपल था आपका केस स्टडी का क्वेश्चन। तो ये हो गए आपके टोटल केस स्टडी क्वेश्चन। ओके, सो एट लास्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। एंड जल्दी ही हम अपने चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से सारे ही आपको PYQ प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट्स के, जैसे अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, सारे ही सब्जेक्ट के प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, CUT एस्पिरेंट्स को शेयर करिए एंड वीडियोस को लाइक करिए। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट PYQ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।